नमस्कार साथियों। आज बहुत प्रसन्नता का विषय है कि गंगा कावेरी व्याख्यान माला का 65वां व्याख्यान है। इसके पूर्व 64 व्याख्यान संपन्न हो चुके हैं और बीच बीच में ये व्याख्यान देश की सीमा को पार करते हुए देशांतर व्याख्यान बनता रहा है। आज यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कनाडा की पावन धरती से, टोरंटो से आज के मुख्य वक्ता आदरणीय जैन साहब जुड़े हुए हैं। आदरणीय धर्मपाल महेंद्र जैन सर प्रतिष्ठित व्यंग्यकार हैं, प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। उनका कीमती समय हमें प्राप्त हुआ है। सबसे पहले मैं कार्यक्रम में उनका स्वागत करता हूं, उन्हें अभिवादन करता हूं। गंगा कावेरी व्याख्यान माला का प्रारंभ बीते वर्ष 2020 पे जुलाई महीने में हुआ था। गंगा कावेरी व्याख्यान माला लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश, पोम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित है। आज का व्याख्यान बहुत ही रोचक विषय पर है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। दोनों संस्थाओं के प्राचार्य लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा में आयोग से चयनित होकर अभी 5-6 दिन पहले उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। नवागत जो प्राचार्य हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार पांडे सर और पोम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी सर, दोनों प्राचार्यों को प्रणाम करते हुए लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर और हमारे मित्र डॉक्टर एस.ए. मंजूनाथ जी, जो पोम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं और बिहास के अध्यक्ष हैं, आप सभी प्रतिभागी साथियों, विद्वज्जनों, शोधार्थी बंधुओं, प्राध्यापकों और हिंदी प्रेमियों का कार्यक्रम में स्वागत है। टोरंटो कनाडा से आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जैसा मैंने कहा, जो हमारे आज के आमंत्रित वक्ता हैं डॉक्टर धर्मपाल महेंद्र जैन जी। मैं उनका कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और उनका संक्षिप्त परिचय देने हेतु अपने मित्र डॉक्टर एस.ए. मंजूनाथ जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आज के मुख्य वक्ता श्री धर्मपाल महेंद्र जैन जी का संक्षिप्त परिचय देकर कार्यक्रम को गति प्रदान करें। डॉक्टर एस.ए. मंजूनाथ जी। धन्यवाद तिवारी जी, आप सभी को प्रणाम। आज के मुख्य वक्ता जो कनाडा टोरंटो से जुड़े हुए हैं, आदरणीय धर्मपाल महेंद्र जैन जी, आपका इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला में मैं स्वागत करता हूं। हम सभी के लिए हर्ष का विषय है इस 65वें व्याख्यान में सुदूर कनाडा से, टोरंटो शहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिंदी के वरिष्ठ व्यंग्यकार, साहित्यकार धर्मपाल महेंद्र जैन जी। मैं इनका संक्षिप्त परिचय आपके सामने, क्योंकि इनकी विस्तृत जानकारी है और परिचय भी है, समय की कमी की वजह से मैं इनका संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। डॉक्टर धर्मपाल महेंद्र जैन, जो टोरंटो कनाडा में रहते हैं। इनका जन्म 1952 में रानापुर जिला, हाबुआ, भारत में हुआ। शिक्षा भौतिकी, हिंदी एवं अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर इन्होंने ग्रहण किया है और इनके द्वारा बहुत से जो पुस्तकों का प्रकाशन कार्य जो हुआ है, संपन्न हुआ है।
उनमें से प्रमुख है 700 से अधिक रचनाएं प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। इमोजी की मौज में दिमाग वालों सावधान एवं सर क्यों दांत फाड़ रहा है, इनका ये सभी जो है व्यंग्य संकलन है। कुछ समय कुछ विषम, कुछ सम कुछ विषम, इस समय तक ये कविता संकलन है, कविता संकलन के रूप में प्रकाशित हो चुके हैं। 25 से अधिक साझा संकलनों में इनकी सहभागिता रही है। 25 से जो अधिक साझा संकलन जो संपादन के रूप में या सदस्य के रूप में रह करके इनके द्वारा जो यह प्रकाशन का कार्य हुआ है। चाणक्य वार्ता, विश्वघाता एवं सेतु में व्यंग्य स्तंभ, इन जो पत्रिकाओं में ये स्तंभ लेखन जो लगातार लिखते आ रहे हैं। और इसके साथ साथ दीप ट्रांस समूह में कार्यपालक 2001 से ये रह चुके हैं और 1974 में बैंक ऑफ इंडिया से शुरुआत कर भारत में बैंक की कई शाखाओं में प्रबंधक ये रह चुके हैं। भारत में कई शाखाओं में ये प्रबंधक के रूप में कार्य अपनी सेवा जो है दे चुके हैं। 1993-1998 में बैंक के न्यूयॉर्क कार्यालय में सहायक उपाध्यक्ष के रूप में ये भी काम कर चुके हैं। स्वदेश दैनिक इंदौर में 1972 में संपादन मंडल के ये सदस्य रह चुके हैं। 1976-79 में शाश्वत धर्म मासिक में प्रबंधक संपादक के रूप में ये काम कर चुके हैं। अतिथि संपादक के रूप में विश्वघाता जुलाई में ये जो पत्रिका जो है वहां उस पत्रिका में अतिथि संपादक के रूप में ये काम कर चुके हैं। नवनीत कादम्बिनी, आजकल, लहक, अक्षरा, कथाक्रम, पहल, व्यंग्य यात्रा, 28, पक्षधर, साक्षात्कार, विश्वगाथा, सुखनवरा, यथावत, समावर्तन, कला, समय, अमर उजाला, जन संदेश, ट्रिब्यून, दुनिया इन दिनों, सृजन सरोकार, साहित्य अमृत, हिंदी चेतना, आधुनिक साहित्य आदि एवं अंग्रेजी की कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं इनकी इन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। और ये स्वयं सेवा की संस्थाओं में भी इन्होंने अपनी सेवा जो प्रदान की है। अंतरराष्ट्रीय सलाहकार चाणक्य वार्ता, उसमें ये अंतरराष्ट्रीय सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। लीग ऑफ कैनेडियन पोएट्स से ये संबद्ध है और पूर्व में जैन फेडरेशन ऑफ जैन एसोसिएशन इन नॉर्थ अमेरिका में डायरेक्टर हैं। जैन सोसाइटी ऑफ टोरंटो में डायरेक्टर एवं ट्रस्टी है। कनाडा की मिनिस्ट्री ऑफ कनेक्शंस के तहत IAFC में निदेशक, न्यूयॉर्क में 1994-1997 के दौरान भारतीय काउंसिलावास की राजभाषा समिति और पैरामाउंट मिशन ऑफ इंडिया की सांस्कृतिक समिति में ये सदस्य के रूप में काम कर चुके हैं। तो हम सबके लिए यह गौरव का विषय है। आज का इनका हमारे गंगा कावेरी व्याख्यान माला में 65वां व्याख्यान रहेगा। इनके आज का व्याख्यान का विषय है व्यंग्य के सरोकार और आज का व्यंग्य लेखन। नमस्कार डॉक्टर मंजुनाथ जी और डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी, डॉक्टर पुरुषोत्तम जी, डॉक्टर पांडे जी, डॉक्टर वंदना सारस्वत जी, डॉक्टर शैलेंद्रनाथ मिश्रा जी, मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी प्राध्यापक संघ से जुड़े सभी प्राध्यापक गण और मेरे 3 वरिष्ठ व्यंग्यकार साथी ब्रजेश कानूनगो जी, पंकज साहा जी और अनूप शुक्ला जी, मैं आप सबका इस मंच पर स्वागत करता हूं और अपना व्याख्यान रखता हूं। श्रोताओं, आपके दैनिक जीवन में और हमारे दैनिक जीवन में
व्यंग एक ऐसी चीज है जिससे हमारा हर वक्त, हर समय पाला पड़ता है। आप व्यंग कहते हैं, आप व्यंग सुनते हैं, और कभी वह आपको छटपटाहट देता है, तिलमिलाहट देता है, और कभी आपको झकझोर जाता है। तो व्यंग इतना सहज, सरल है, और उसकी पहुंच, उसका कमेंट प्रभाव कमेंट इतना सरल है कि कोई भी व्यक्ति उससे अछूता नहीं है। तो हम आज उस विषय पर बात कर रहे हैं कि एक व्यंग्यकार इन चीजों को किस तरह से पकड़ता है, उसके क्या सरोकार होते हैं, क्या सरोकार होना चाहिए, और किस तरह का लेखन है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि व्यंग का विद्यार्थी बने मुझे 40 साल से अधिक हो गए। इसकी बहुत सारी अकादमिक और भाषा शास्त्रीय परिभाषाएं पढ़ी, उनमें उलझी व्युत्पत्तियों के व्याकरण और तर्क मुझे उतना मोहित नहीं कर पाए। व्यंग के वैचारिक पक्ष को जानने के लिए मैंने जिज्ञासावश नोबेल पुरस्कार के लिए 7 बार नामित जॉर्ज मेरिडिथ के निबंध भी पढ़े, पर मेरे मन में जो 5 सूत्र वाक्य अंकित रहे वे श्रद्धेय परसाई जी के हैं। ये संक्षिप्त वाक्य मैं बार बार पढ़ता आया हूं, जो उन्होंने मेरे पहले व्यंग संकलन सर क्यों दांत फाड़ रहा है के पूर्ववाक के लिए 1982 में लिखे थे। उन्होंने कहा, जरूरी नहीं कि व्यंग में हंसी आए। यदि व्यंग्य चेतना को झकझोर देता है, विद्रूप को सामने खड़ा कर देता है, आत्म साक्षात्कार कराता है, सोचने को बाध्य करता है, व्यवस्था की सड़ांध को इंगित करता है, और परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है, तो यह सफल व्यंग है। सफल व्यंग की रचना के लिए मुझे ये आवश्यक तत्व लगते हैं। व्यंग की इस तरह से पहली मांग है चेतना को झकझोरना और आत्म साक्षात्कार कराना। व्यंग जब चेतना से जोड़ता है तो व्यंग आत्मा, मन और बुद्धि तीनों को अपने व्याप में ले आता है। इस तरह व्यंग की पहुंच बहुत गहरी और दीर्घकालिक है। चेतना से जुड़ने की इस कोशिश में व्यंग हमारे सभी चेतन सहचरों को अपने आयोजन में शामिल कर लेता है। दैनिक जीवन में हमारे परिवेश में आए सहचर हमें झकझोरते हैं। यह व्यंग शाब्दिक और भाषिक अभिव्यक्ति के परे भी भाव भंगिमाओं, शारीरिक मुद्राओं, रेखीय और रूपंकर, मूर्त और अमूर्त कई माध्यमों में उभरता है। हर चेतना समृद्ध प्राणी व्यंग कर सकता है। तो इस तरह से व्यंग के पास असीमित उपकरण हैं जो शब्द की शक्तियों के अतिरिक्त उसे साधन देते हैं, और व्यंगकार उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार भाषिक रूप देता है। तो ये तो रही व्यंग की प्रारंभिक परिभाषा। इस बीच मैं आपको व्यंग के कुछ छोटे छोटे हिस्से बताऊंगा, इन चीजों को बताने के लिए कि व्यंग्य भाषा से परे जाकर किस तरह से अपने पाठकों को आंदोलित करता है। एक छोटा सा व्यंग है प्रजातंत्र की बस। प्रजातंत्र की बस तैयार खड़ी है, सरकारी गाड़ी है, इसलिए धक्का परेड है। धक्का लगाने में लोग जोर शोर से जुटे हैं। एक बार गाड़ी रोल हो जाए तो ड्राइवर फर्स्ट गियर में उठाकर स्टार्ट कर ले।
बस को धक्का लगाने के लिए सरकार ने बड़ा अमला रखा है। दाईं तरफ से आईएएस धक्का लगा रहे हैं, बाईं तरफ मंत्रीगण लगे हैं, पीछे से न्यायपालिका दम लगा के हाइशा बोल रही है, और आगे से असामाजिक तत्व बस को पीछे ठेल रहे हैं। लोग 7 दशकों से पुरजोर धक्का लगा रहे हैं, पर गाड़ी साम्य अवस्था में है, गति में आती ही नहीं और स्टार्ट होती ही नहीं। प्रजातंत्र की बस है, सिर्फ चर्रचू कर रही है। आईएएस धकियारे दया के पात्र हैं। बस धकाने में बहुत श्रम लगता है। वे थक गए हैं, वे सीनियर हैं, गाड़ी को छोड़कर जा नहीं सकते, खड़े खड़े खर्राटे भर सकते हैं बस। उन्होंने साथियों से कह रखा है, जब गाड़ी स्टार्ट हो जाए तो उन्हें जगा लें और साथ लेते चले। कुछ वरिष्ठ मंत्री धकियारे हैं, वे किस्मत को कोसते हैं कि वे तो ड्राइवर बनने के योग्य थे, पर भारी बस को सही का धक्का लगाने वाले लोग भी चाहिए। उनका रोना इस बात का है कि वे अकेले हैं जो बस के नीचे घुसकर धक्का लगा रहे हैं। कई ड्राइवर आए और गए, पर बस वहीं की वहीं है। नया ड्राइवर परेशान है, वह देश भर से छांट छांट कर धकियारों को दिल्ली बुलाता है, उन्हें निर्देश देता है कि तुम आगे से लगाओ, तुम पीछे से लगाओ, तुम साइड से लगाओ। ये लोग निर्देश लेकर लौट जाते हैं, पर कभी धक्का नहीं लगाते। धक्का लगाने से कपड़े और हाथ खराब होने का डर है। ये लोग बार बार ड्राइवर के पास जाते हैं और धक्के की रिपोर्ट देते हैं। ये धकियारे ड्राइवर को ऐसी झूठी सच्ची भिड़ाते हैं ताकि उसे लगे कि बस न चलने का जिम्मेदार वह नहीं है, न चलना तो बस की नियति है। बस का ड्राइवर गुमराह हो जाए तो प्रजातंत्र गुमराह हो सकता है। इसलिए कुछ धकियारे ड्राइवर को भटकाने से बचाते हैं। ये ड्राइवर को सच बताते हैं और पैसेंजरों को सांत्वना देते हैं कि थोड़ी देर और बैठो, इस बार हम ड्राइवर को झाड़ कर आए हैं, अब गाड़ी जरूर चलेगी। ड्राइवर ऐसे धकियारों को मुंह नहीं लगाता, उनको डांट फटकार कर भगा देता है और गाड़ी के आसपास लगाए रखता है ताकि पैसेंजरों में भ्रम रहे। अब पुराने धकियारे बस कंडक्टर हो गए हैं, जनता को बस में बिठाकर टिकट बना रहे हैं और पैसा वसूल रहे हैं। ये ड्राइवर और धकियारों को समय समय पर नाश्ता पानी भी करा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, चलो जनता चलो, प्रजातंत्र की बस अब चलने वाली है। धकियारे बड़े चालाक हैं, वे प्रजातंत्र का अर्थ समझ गए हैं। वे दोनों हाथों से बटोर रहे हैं, दोनों हाथ व्यस्त हैं तो धक्का कैसे लगाएं। बस जहां की तहां खड़ी है। ड्राइवर का मन बहुत करता है कि वह धकियारों को साफ साफ कह दे कि सब एक दिशा में धक्का लगाओ रे। धकियारे उसकी नहीं सुनते। वे कहते हैं, तुम्हारा काम आगे देखना है, तुम आगे देखो, पीछे हम अपना अपना देख लेंगे। प्रजातंत्र की बस यथावत खड़ी है। यह व्यंग प्रस्तुत करने का मेरा एक इशारा यह भी था कि व्यंग सिर्फ शाब्दिक नहीं है, वह अपने श्रोताओं या पाठकों के सम्मुख एक ऐसा सजीव चित्र प्रस्तुत करता है कि वहां पाठक उससे जुड़ करके देख सके कि उसके साथ क्या हो रहा है, या वह अपने रोजमर्रा के जीवन में किस तरह से चीजों को देख रहा है, उसे महसूस कर रहा है, पर वह कह नहीं पा रहा। तो व्यंग उन प्रवृत्तियों को जो आम पाठक से, आम श्रोता से, आम आदमी से जुड़ी है, इंगित करता है और पाठक को या श्रोता को झकझोरता है कि वह जो देख रहा है, जो पढ़ रहा है, वो क्या उसकी आत्मा को विचलित करते हैं, क्या वे उसके चेतन भाव को जगाते हैं। तो मैं यहाँ फिर अपने वक्तव्य पर आता हूँ
कि इस तरह व्यंग्य चेतना का एक भाव है, यह केवल शब्द नहीं होता। इसके प्रकटीकरण में शब्दों, वाक्य और वाक्यों के समूह की शक्ति होती है। इसलिए व्यंग्य के रचाव को केवल व्यंजना पर आधारित मानना एक सीमित दृष्टिकोण होगा, क्योंकि व्यंग्यकार अक्सर कहते हैं कि व्यंग्य व्यंजना पर आधारित है, शब्द की इतनी 3 शक्तियां हैं, उसमें व्यंजना शक्ति प्रमुख है। पर मैं यहां सिर्फ शब्द की गुप्त शक्तियों के बारे में भी बात करना चाहूंगा, जो व्यंग अपने में समेट कर लाता है या कविता अपने समेट कर लाती है, कि शब्द की उन दृश्य शक्तियों को जिन्हें हम अभिधा, लक्षणा और व्यंजना मानते हैं, उसके अतिरिक्त भी गुप्त शक्तियां होती हैं। मैं यहां मांत्रिक शब्दों की या शक्तियों की बात नहीं कर रहा। मैं शब्द से उपजी ध्वन्यात्मक शक्ति को व्यंग के आरोपण का एक प्रमुख कारक मानता हूं। शरद जोशी जिस तरह अपने व्यंग को रखते हैं, वो शब्दों से अधिक उनकी भावभंगिमा पर जाता है, उनके शब्दों के उच्चारण पर जाता है। तो यहां वो ध्वनि आती है व्यंग को प्रस्तुत करने में। उसी तरह रंगकर्म और संवाद की प्रस्तुति से मुखर हो रहे व्यंग को शब्दों में पकड़ते हुए मुझे कई बार लगता है कि शब्द अपनी गुप्त ऊष्मा को एक रचनाकार में अंतरित कर रहे होते हैं। व्यंग रचनाओं में यह शक्ति, यह गुप्त ऊष्मा और अधिक अनुभव होती है। और जब यह सामूहिक शक्ति अहिंसक प्रहार करती है, व्यंग्यकार अहिंसक प्रहार करता है, तो जब यह सामूहिक शक्ति अहिंसक प्रहार करती है, तो परसाई जी इसे झकझोरना कहते हैं। यह व्यंग है। तो मेरे लिए व्यंग एक ऐसा प्रहार है जो चेतना को गालियों या कटुवचनों से उपजी तिलमिलाहट नहीं देता, वरन ऐसा झकझोरता है कि पाठक या श्रोता आत्म साक्षात्कार करने लगे। जब आत्म साक्षात्कार की बात आती है तो मैं आपको फिर एक छोटे से व्यंग पर ले जाता हूं। यह व्यंग है गंगा नदी पर। शीर्षक है नमामि गंगे। नमामि गंगे नमामि राजनीति। नदियां पूजनीय हैं क्योंकि उनमें हमारी लाशें, आस्थाएं और गंदगी बेरोक टोक बहती है। हम उनमें स्नान कर पाप धोते हैं। कितने चतुर हैं हम कि शरीर के पसीने और मेल को पाप मानते हैं और गंगा में डालाते हैं। धन्य हो गंगे, आप में डुबकी लगाकर हम स्वच्छ हो जाते हैं, पर आपका क्या, महादेव जाने। हम गंगा को मां मानते हैं। मां कहने भर से उसकी गोद में मलमूत्र त्यागने का लाइसेंस मिल जाता है। हम इधर अपवित्र त्यागते हैं, गंगा पवित्रतर हो जाती है। हम भोग लगा रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, नदी नहीं पचा पाए तो हमारा क्या दोष। हमारा तर्पण, हमारा अर्पण तो शास्त्र और पुराण समझते। सरकार अपने दिमाग से पार्टी हिताय सोचती है, चंदा लुभाए सोचती है। वह गंगा किनारे सार्वजनिक मूत्रालय नहीं बना सकती, पर दिल्ली में गंगा मंत्रालय जरूर बना सकती है। पास में ही भारी उद्योग मंत्रालय है, जो आंखें बंद कर भारी मन से विषैले रसायन छोड़ने का परमिट दे रहा है। इन दोनों के बीच पर्यावरण मंत्रालय है। यह कहता है, तुम गंदा करो, हम साफ करेंगे। तुम पेड़ काटो, हम पौधे रोपेंगे। तुम पाप धो, हम वोटों का पुण्य कमाएंगे। और बुद्धिजीवियों, तुम विरोध करो, हम तुम्हें उपकृत करेंगे, पुरस्कृत करेंगे। पिछली सदी तक आदमी गुपचुप आदमियों और जानवरों को जहर देता था। अब वह खुलेआम जल, जंगल और जमीन को जहरीला बनाता है। उद्योग निरीक्षक
वेतन सरकार से पाते हैं और उद्योग मालिकों से क्या मालूम क्या पाते हैं कि वे उनका मल मूत्र सब पचा जाते हैं। जो विष और रसायन छंटना चाहिए वे पकड़ में ही नहीं आते। बिना रिश्वत दिए वे गंगा में ही मिल जाते हैं। सच कहूं तो उद्योगपति सरकार को दुधारू गाय समझते हैं, सरकार को चारा डालते हैं और सब दूध समेट लेते हैं। जो बचता है वह गोबर और गोमूत्र सरकार संभाले। एक राजनेता मिले, बड़े जिम्मेदार, देश के नीचे बात ही नहीं करते। वे बोले, जनता ने सिर्फ मांगना ही सीखा है। पहले रोटी, कपड़ा और मकान मांगती थी, अब साफ हवा और पानी मांगती है, स्वच्छ सरकार मांगती है। मांगने की भी सीमा होनी चाहिए। हम 1-2 पैसे की छूट पेट्रोल में दे सकते हैं, आपका वोट पाने की लालच में बड़े बड़े वादे कर सकते हैं। और कितना झूठ बुलवाना चाहते हैं आप। वे कहने लगे, आपको विकास चाहिए तो जंगल काट काट कर उद्योग लगाने होंगे, रोजगार चाहिए तो अंधाधुंध शहर बनाने होंगे। विकास बलि मांगता है, हवा की, पानी की, प्रकृति की। विकास विकास है, गंगा गंगा है। यदि राजनीति इतनी उज्जवल होती तो बैंकों की बजाय नदी नाले साफ हो गए होते। योजनाकार अधिकारी कहते हैं, हम मजदूर नहीं कि सीधे नदी में उतर जाएं। हमारा काम करदाताओं के पैसों को योजनाबद्ध तरीके से ठिकाने लगाना है। और भैया सुन, हजारों लाखों साल की गंदगी गंगा जी यमुना जी में पड़ी है, उसे प्रशासन बस 5 साल में साफ करा दे। क्यों भाई? सफाई करा दी तो खाने पीने का यह अक्षय स्रोत ही सफा हो जाएगा। गंगा साफ हो गई तो राजनीतिज्ञ क्या करेंगे? उनका तो एक जीवंत मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। हमको क्या कालिदास समझ रखा है कि हम उसी डाल को काट दें जिस पर हम बैठे हैं? तुम बुद्धिजीवी लोग फालतू में गुटरगु करते हो। अरे, गंगा को शिकायत है तो गंगा बोले। वे जानते हैं गंगा हमारी आस्था है, हमारी मां है, पर गंगा गूंगी है। इस व्यंग को रखते हुए मैं आपके सामने जो मुख्य चीज रख रहा हूं वो है व्यंग के सरोकार, जो हमारे मुख्य विषय हैं। तो व्यंगकार जब सरोकारों की बात करता है कि वह किन विषयों को अपने व्यंग में उठाएगा, गंगा गूंगी कहते हुए मैं यह बताना चाह रहा हूं कि व्यंगकार अपने आसपास घटित हो रही उन घटनाओं को, जिनको और कोई भाषा नहीं दे सकता, उन प्रवृत्तियों को, उन विद्रूपताओं को जिन्हें कहने के लिए लोग नहीं हैं, अपनी भाषा देता है। अपने शिल्प से अराजकताओं, अत्याचारों, अनाचारों, असमानताओं, असत्य, अवसरवाद, अनियमितताओं, विसंगतियों, विद्रूपताओं, विडंबनाओं, व्याभिचारों, पाखंड, मिथ्या, ढकोसले, ऐसी सारी कुरीतियों को जो हमारे समाज में प्रवृत्तियां बनकर प्रवेश कर रही हैं, अपने सरोकार के रूप में चिन्हित करता है और उन पर लिखता है। तो ये हैं व्यंग के सरोकार, और इनकी केंद्रीय धारा है कि मानवीय पक्षधरता के साथ, मनुष्य के सहचरों की पक्षधरता के साथ जो खड़ा होता है लेखन, वह व्यंग होता है, वह व्यंग की धारा में आता है। तो सरोकारों की बात करते हुए मैं फिर अपने व्याख्यान पर आऊंगा। कि शब्दों के अनुशासित समूह, जिन्हें हम वाक्य कहते हैं, अपने सामान्य अर्थ में बहुत एक सामान्य सी घटना हो सकते हैं, पर व्यंग उन्हीं शब्दों से ऐसा अर्थ लाता है जो प्रहारक हो। ज्ञान चतुर्वेदी की एक छोटी सी पंक्ति में उनके एक व्यंग प्रश्नवाचक कथाएं से स्मृति के आधार पर बोल रहा हूं। ज्ञान जी लिखते हैं, ईश्वर है तो धर्म है,
धर्म है तो दंगे हैं, ईश्वर है तो दंगे हैं। सिर्फ ये 3 पंक्तियां हैं, फिर से दोहराऊंगा। ईश्वर है तो धर्म है, धर्म है तो दंगे हैं, ईश्वर है तो दंगे हैं। सफल व्यंग इस तरह से तर्कपूर्ण प्रहार करता है और वह रेखागणित के साधारण प्रमेय या बीज गणित की सरल सी समीकरण सा सिद्ध करता चला जाता है। प्रवृत्तियों और विडंबनाओं को इस तरह से सामने लाना कि वे न सिर्फ प्रहारक हों, पर वो आत्म साक्षात्कार कराएं और झकझोर जाएं, यह व्यंग की आवश्यक मांग है। और जब हम अपने दैनिक जीवन के निर्वहन में प्रतिदिन व्यंग प्रकट करते हैं तो हम इन चीजों को अनुभव नहीं करते, आप बोलने को बोल जाते हैं, पर व्यंगकार जनमानस से जुड़कर इन चीजों को, ऐसी प्रवृत्तियों को पकड़ता है, उन विकृतियों को परत दर परत अनावृत करता है। और ऐसा करने के लिए उसके पास समाज के विकारों को पहचानने की दृष्टि होना चाहिए। हम व्यंगकार उन विकारों का नियमन नहीं कर सकते, उनके लिए कानून नहीं बना सकते, पर ऐसा सोच करके कि हमारे पास विधायी शक्ति नहीं है, हम इसका नियमन नहीं कर सकते, या हमारी अपनी सीमा है, तो हम अपने विचार बोध को अर्थहीन नहीं बना सकते। इसलिए व्यंगकार का प्रमुख उद्देश्य व्यवस्था की सड़ांध को इंगित करना तो हो ही। यह व्यवस्था सिर्फ राजनीतिक सत्ता या उसका चरणोपासक प्रशासन या धार्मिक सत्ता ही नहीं है। यह व्यवस्था वह समूचा समाज है जिसे हम निर्मित करते हैं, जिसमें हम जीते हैं। इसलिए जनमानस से जुड़े बिना व्यंगकार होने के मुगालते में रहना बहुत बड़ा भ्रम है, और असत्य के साथ खड़े होकर सत्य की वकालत करना बहुत बड़ा पाखंड। तो ऐसे पाखंड से, ऐसे असत्य से और मुगालतों से उद्वेलन नहीं होता और नहीं व्यंग आता है। तो मेरे व्यंग की इन प्रवृत्तियों पर और व्यंग के सरोकारों पर बात की है। मैं अब आज के व्यंग लेखन पर आता हूं। मैंने जानबूझकर आज के व्याख्यान को अकादमिक रखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे अधिकांश श्रोता विश्वविद्यालय के प्राध्यापक गण हैं या शोधकर्ता हैं, और उनका जिस तरह से प्रकाशित हो रहे समकाल के व्यंग पर, और मेरी पीढ़ी, जिसे मैं कहूं कि मैंने 40 साल पहले लिखना शुरू किया, या ब्रजेश कानून ने 40 साल पहले लिखना शुरू किया, या अनूप शुक्ला जी ने 40 साल पहले लिखना शुरू किया, और हम आज भी लिख रहे हैं। और एक आज के लोग हैं जो पिछले 5 साल से लिख रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो पिछले 1 साल से लिख रहे हैं, पर इन्हीं मुद्दों पर लिख रहे हैं, इन्हीं चीजों पर लिख रहे हैं। तो हम क्यों लिखते हैं, ये चीजें, ये सरोकारों की बातें मैं कर चुका हूं, पर हमारी अपनी सीमाओं पर बात करते मैं कहना चाहूंगा कि आज के व्यंगकार के जीवन मूल्य कबीर जैसे नहीं है। हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। व्यवस्था के द्वारा गढ़ी गई प्रतिष्ठा है, उस विकृत नींव पर बना उसका स्वप्न महल है। तो व्यंगकार सत्ता की पोषक और शोषक प्रवृत्तियों के विरुद्ध मौन अपना लेता है। वह व्यंग की आस्थागत प्रखरता को सीमित करता है। व्यंगकार पत्रकार नहीं है। व्यंग केवल बयान या खबर भी नहीं है। वह शोषितों को बेचैनी की धारदार आवाज देने के लिए लिखा जाने वाला अपना कथ्य है। विचार, दृष्टि, तर्क और कौशल सब व्यंगकार के पास हैं, पर मायने यह रखता है कि वह किसी मुद्दे पर कितनी गंभीरता से और कितनी
प्रखरता से जुड़ा है। व्यंग की वैचारिक दृष्टि के लिए ये मुद्दे विचार योग्य हैं। बस एक बात मैं अपने सहयात्रियों के बीच रखना चाहता हूं कि व्यंग का उद्देश्य मनोरंजन नहीं है और न व्यंगकार विदूषक। तो फिर व्यंग क्या है? मैं फिर अपनी वैचारिक दृष्टि पर आता हूं और इस बारे में मैं जब आज के व्यंग के बारे में बात करता हूं तो मैं, आप जैसा सब जानते हैं, हिंदी में 500 से अधिक सक्रिय व्यंगकार हैं जो लगभग रोज लिखते हैं, और उनमें से 100 से अधिक ऐसे व्यंगकार हैं जो रोज कहीं ना कहीं छपते हैं। उन 100 व्यंगकारों में से जो रोज कहीं प्रकाशित होते हैं, व्यंग कितना प्रभावी होता है वह आप जानते हैं। तो मैं उन्हीं प्रतीकों को व्यंग के माध्यम से कहना चाहूंगा, और चूंकि उन व्यंगकारों में मैं भी शामिल हूं, इसलिए मैं प्रतीक की जगह एक नाम लेता हूं, रेशमलाल। तो रेशमलाल जी अद्भुत व्यंगकार हैं। पहले उनकी टिप पर बारूद लगा होता था, वे माचिस में से निकलकर उसकी खुरदुरी सतह से खुद को रगड़ते थे और आग बन जाते थे। उन्हें अपने साथी व्यंगकारों से भी यही उम्मीद रहती थी कि जरा सी बारूद या चिंगारी मिले तो वे खुद तीली बनकर सुलग जाएं। रेशमलाल जी आज मिले तो उनकी तीली बिना बारूद की थी। बारूद का समर्पण करने पर सम्मान मिल रहे थे, तीली गोरवर्णी रह रही थी और चौतरफा समतल बन रही थी। बारूद से वैसे भी बदबू आती थी और बदबू के साथ साथ खुद ही झुलस जाने का खतरा भी था, इसलिए उन्होंने नया बारूद लपेटने से मना कर दिया। वे कहने लगे, बिना बारूद की तीली ही तीली होती है। तीली बिना बारूद के हो तो दीर्घजीवी रहती है, भले वह आग न सुलगा सके। तो सुरक्षित व्यंग का यही वर्तमान विवर्ष है। समतल रहो, सुंदर दिखो, किसी को सुलगाना या झकझोरना व्यंग का काम नहीं है, व्यंग का प्रयोजन नहीं है। यह वाकई व्यंग के रास की, व्यंग के साथ एक धोखाधड़ी की बात है। तो रेशमलाल जी फिर से सुरक्षित व्यंग का उदाहरण देने लगे कि एक मदान हाथी झूमते झूमते आ रहा है, उसके मार्ग में जो भी आए उसे उखाड़ पछाड़ रहा है, कुचल रहा है। पागल हाथी या उसके महावत को रोकना टोकना क्या व्यंगकार का काम है? उद्दंड हाथी है तो उसे रोकना वन विभाग का काम है। हाथी के सामने व्यंगकार की क्या औकात? व्यंगकार तो चींटी पर श्रेष्ठ लिख सकता है, क्योंकि चींटी पिद्दी है, हानि रहित है, और वह जिस धरती पर रहती है उसे ही खा खा कर पोला करती है। तो व्यंगकार क्या कर रहा है कि वह चींटी द्वारा धरती को पोला करने की प्रवृत्ति पर धड़ाधड़ प्रहार कर रहा है। वह इधर उधर मार रहा है, लोगों को लगता है कि वह जोरदार प्रहार कर रहा है, उसका मुक्का हवा में लहरा रहा है, पर किसी को लग नहीं रहा। सब हंस रहे हैं और समझ रहे हैं कि यह प्रायोजित दंगल जैसा है। जैसे नाटक देखने का अपना सुख है, व्यंग पढ़ने का भी अपना ऐसा सुख हो। होठ हंस लें पर आत्मा विचलित न हो, घायल चींटी हो पर हाथी, महावत और वन विभाग खुश रहें। व्यंग के ऐसे सरोकार तो कभी नहीं थे। तो मैं ये नहीं कहता कि सारे व्यंगकार इस तरह से व्यंग लिखते हैं, पर यदि व्यंग में यह प्रवृत्ति आ रही है कि हम हाथी को छोड़कर चींटी के द्वारा धरती को पोला करने की प्रवृत्तियों पर व्यंग करेंगे और हम उन चीजों को छोड़ जाएंगे
जो मदान हाथी कर रहा है, तो यह व्यंग के साथ, व्यंग कर्म के साथ हम न्याय नहीं कर पाएंगे। इसी बीच हमारे साथ मेरे वरिष्ठ व्यंग साथी हरीश कुमार सिंह जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ व्यंगकार हैं, और जो मेरी चिंताएं हैं वो इनकी चिंताएं हम लोग साथ से लिख रहे हैं। वही 1970-80 के दशक से हरीश कुमार जी भी हमारे साथ लिख रहे हैं। आजकल के व्यंग में लोग या मेरे साथीगण चूजा व्यंग खींच देते हैं। चूजा इसलिए कि वे 300 शब्दों से भी छोटे होते हैं। अनूप शुक्ला जी मेरे इस बात से सहमत होंगे, पंकज साहा जी इस बात को बिल्कुल कहेंगे बार बार कि छोटा या बोना होने में कोई दोष नहीं है, पर वे विचार को पूरी तरह पकाते नहीं हैं, कच्चा ही परोस देते हैं। लगता है कि उनके पास व्यंग्य भक्षी लोग खड़े हैं, व्यंग पढ़ने की बजाय व्यंग्य भक्षी लोग खड़े हैं और वे हड़बड़ी में लिख रहे हैं। लिखने की औपचारिकता ऐसी है कि घटना घटने के साथ उनकी त्वरित व्यंग सेवा शुरू हो जाती है। कभी कभी तो वे घटना के पूर्वाभास में व्यंग रच देते हैं। छाप खाना साइज तय करता है, उसे उतना फैला देते हैं। तो आज का व्यंग बिना मुद्दों का व्यंग, सुरक्षित व्यंग, पर सर्वकालिक कहा जाने वाला व्यंग होता जा रहा है। तो व्यंग में मुद्दे नहीं हैं, मुद्दे होते हैं तो व्यंग में नफा नुकसान होता है, उसमें पक्ष विपक्ष आदि घुस सकता है, वह परसाई जैसे लोगों की टांग तोड़वा सकता है, पर मुद्दों से शरीर और व्यंग के सरोकार कमजोर हो जाते हैं। बस तो व्यंग फुफकार दे, किसी को डसे नहीं, वह सुरक्षित व्यंग हो जाता है। व्यंगकार बनकर भी अजात शत्रु रहो, डसने वालों का साहित्यकार साहित्य में क्या काम। इस तरह का व्यंग व्यंग को क्षति ही पहुंचाएगा। पर रेशम लाल जी के अनुसार व्यंग में कॉमेडी, फूहड़ता और यौनिकता परोसी जा रही है, या वे ऐसी चीजें परोसने के पक्षधर हैं। ऐसा करने में उन्हें लगता है कि विचारों में मौलिकता का संकट नहीं है, न यहां पर विचारधारा में निष्ठा की संकट की बात आती है। ऐसे लोग मानते हैं कि मौलिकता की तलाश या व्यंग में मौलिकता की तलाश पागलपन है। विसंगतियों और विद्रूपताओं के ढेर में से आप कितना भी तीखा निकाल लाओ, उस पर सैकड़ों प्रकाशित रचनाएं मिल जाएंगी। उन्हीं बातों को तत्सम शब्दों में कहकर बासी वीरता दिखाने और संकट मोल देने में व्यंगकार का नुकसान ज्यादा है। पर मैं इससे सहमत नहीं हूं। बात फिर वहीं आती है कि रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यदि आपको अपने समाज को प्रखर बनाना है, झकझोरना है, उसे तिलमिलाहट देनी है, तो हमें उस समाज के प्रति उस चीज को बार बार दोहराना होगा, चाहे वह चीज तत्सम शब्दों में कही जा रही हो, चाहे हम नया नहीं कह रहे हों, हम पुरानी चीजों पर रद्दा लगाकर उसे आज के संदर्भ में फिर से कह रहे हों, ठीक है, पर वे बातें आए, व्यंग उसी धार के साथ आए। आज छोटे बड़े व्यंगकार सब परेशान हैं। सब मानते हैं कि व्यंग में धार नहीं आ रही, धार आ रही है विचारधारा। राष्ट्रवाद को पोषित करते जाओ तो धर्मांध्र होने का तमगा मिल जाता है। दिशाहीनों के साथ खड़े हो जाओ तो अंधेरे में भटकते रहो। निष्पक्ष होकर लिखो तो निष्ठा का अभाव झलकता है, और पक्ष को लेकर लिखो तो सड़ांध में सांस भरकर मुस्कुराना पड़ता है। जिस जनता के लिए लिखो उसे पढ़ने की फुर्सत नहीं है, और जो अकादमियां हैं उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो व्यंगकार क्या करे? क्या विदूषक बन जाए? क्या सबको हंसाए? क्या सहिष्णु बनकर टोपी फैलाकर तालियां बटोरे? मैंने अपने व्यंगकार साथी से पूछा तो उन्होंने कहा, सुरक्षित लिखो,
और सुखी रहो। जिनके पास लाठी हो भैंस उसी की होती है। मैं फिर से अपने मूल मुद्दे पर आना चाहता हूं और वही है कि जब तक आपका लेखन झकझोरता नहीं है, आत्म साक्षात्कार नहीं कराता है, तो वह व्यंग नहीं है, वह कुछ भी हो सकता है। मैं अपना व्याख्यान यहाँ समाप्त करता हूँ। इससे मेरे कई व्यंगकार साथी सहमत होंगे, कई नहीं भी सहमत होंगे, पर चूंकि यह एक अकादमिक व्याख्यान है, मैं अपने सभी आलोचक मित्रों को और प्राध्यापक मित्रों को यह बात बार बार इसलिए कहना चाहता हूं कि जब वे आज के लिखे गए व्यंग का साधारणीकरण कर लें, सरलीकरण करके व्यंग की प्रवृत्तियों को सामने लाएं, तो इस बात पर आलोचना में और उसके मूल्यांकन में इस बात पर अवश्य जोर दें कि क्या वह लेखन व्यंग की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और मैं अब आपके प्रश्नों का स्वागत करूंगा। सही है कि मैं अपने उत्तर अपनी विचारधारा को, अपनी वैचारिक दृष्टि को लेकर सीमित करूंगा, फिर भी आपके हर तरह के प्रश्नों का स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। व्यंग्य के सरोकार और आज का व्यंग्य लेखन, इस विषय पर आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें आज के वक्तव्य में कही हैं। और सबसे पहले व्यंग्य की परिधि को बताते हुए, व्यंग्य की परिभाषा और उसके महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में बात करते हुए बताया आपने कि व्यंग्य एक खास तरह की कहने की प्रविधि है, और वो शब्द शक्तियों से हम जोड़ते अवश्य हैं, लेकिन वो कुछ आगे जाती है। व्यंजना का जो दायरा है वो संभवतः व्यंग्य को समाहित नहीं कर पाता। और इसी क्रम में आपने कई उदाहरणों से यह बताया कि व्यंग्य लेखन कितना असरदार होता है, वो किस तरह से झकझोरता है, किस तरह से सुनने वाले के चित्त में एक उद्वेग पैदा करता है, एक बेचैनी पैदा करता है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए वह अंदर से तैयार करता है। लेकिन पूरी बात करते हुए आपने जब आज समकालीन व्यंग्य लेखन पर बातें कही, तो आपने यह कहा कि अगर व्यंग्यकार के पास सरोकार नहीं है, वो व्यापक चित्त उसका नहीं है, अगर उसके मन में कोई कार्ययोजना नहीं है, उसके पास कोई विजन नहीं है, तो वह केवल मनोरंजन कर सकता है, और वो विदूषक व्यंग्य लेखक नहीं है। व्यंग्य लेखक विदूषक नहीं है, वह मनोरंजन करने के लिए नहीं है। तो हास्य और व्यंग्य को अक्सर लोग कई बार जो नहीं उसकी प्रकृति को समझते हैं, वो एक कर देते हैं। तो आपने व्यंग्य की जो प्रभाव उत्पादक शक्ति है, एक व्यंग्य एक खास तरह का साहित्य रूप है, और वो किस तरह से पाठक की चेतना पर असर करता है, और वो किस तरह से कहाँ कहाँ मार करता है, कहाँ कहाँ चोट करता है। लोकतंत्र को लेकर के आपने जो लोकतंत्र को बस के रूपक में आपने व्यक्त किया, परसाई जी का उदाहरण दिया, शरद जोशी का उदाहरण दिया। आज के वक्तव्य में कई प्रतिष्ठित व्यंग्यकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा सौभाग्य है, जिसमें ब्रजेश कानूनगो जी हैं, जिसका आपने नामोल्लेख किया, और अनूप शुक्ल जी हैं, हरीश, आदरणीय हरीश जी हैं। तो और लोग हैं अलग अलग जगहों से जो जुड़े हुए हैं, देश के अलग अलग हिस्से से। तो मैं आपको इस महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए धन्यवाद दूंगा, और इसी के साथ जो प्रतिभागी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे प्रस्तुत विषय से संबंधित जिज्ञासा प्रश्न के लिए आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके और जो बातें कही गई हैं उस पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं, या कोई पूरक बात भी आप कह सकते हैं, बशर्ते वो बहुत संक्षिप्त हो।
आपका स्वागत है। समस्त प्रतिभागी साथियों में से अगर कोई आज के हमारे आदरणीय जो वक्ता हैं, जिन्होंने बहुत ही सारगर्भित ढंग से अपनी बातें रखी हैं, धर्मपाल जैन जी, व्यंग्य के सरोकार और आज का व्यंग्य लेखन। प्रतिभागी साथियों में से किसी को अगर कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं समझता हूं कि इतने समेकित ढंग से आपने अपनी बात कह दी है। तिवारी जी, जी, लता मैडम कुछ पूछना चाहती हैं। हाँ, लता चौहान जी बेंगलोर से हैं, आपका स्वागत है, आप पूछ सकती हैं। नहीं सर, मेरा ऐसा कोई प्रश्न तो नहीं है। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। धर्म जी की एक बात जो उन्होंने प्रजातंत्र की बस के माध्यम से हमारे सामने रखी, तो मुझे लगा कि उन्होंने जो कहा कि व्यंग इस तरह का हो जो पाठक तक या व्यक्ति तक पहुँचे, तो उसमें धार की जो बात की है, तो मुझे लगा कि व्यंग मल्हार हो और मल्हार के रूप में वो समाज तक पहुँचे, तो शायद उस व्यंग का सार्थक अर्थ हमको समझ में आता है। और व्यंग लेखन में धर्म जी से बस यही पूछना है कि जो व्यंगकार हमारे आज के हैं, कि क्या लिखते समय भी वो उस शब्दावली को महसूस करके लिखते हैं जो वो बताना चाहते हैं उस व्यंग्य के माध्यम से? क्या ये सही लेखन होगा इस तरह का? लता जी का प्रश्न आज के हमारे चिंतन की प्रवृत्तियों का अनावृत करता है। सबसे बड़ी बात व्यंग्यकार के साथ यह होना चाहिए या यह है कि जब तक वह अपने समाज से जुड़ा हुआ नहीं है, जब तक वह जनमानस के बीच में नहीं है, वह सिर्फ शब्दों को लेकर के कोई व्यंग नहीं कर सकता। वह समाज से प्रवृत्तियों को उठाता है, वहां से पकड़ता है। जैसे मैंने पहले कहा कि हम अपने दैनिक जीवन में कई बार अपने मित्रों के बीच, परिवार के बीच व्यंग कहते हैं, उनके व्यंग सुनते हैं, तो ऐसी ही प्रवृत्तियों को, ऐसी शब्दावली को वह समाज से उठाता है। वह, उसके पास एक वैचारिक दृष्टि होती है, उसका अपना सोच होता है, पर उसकी जो शब्दावली बनती है वह उसे समाज से मिलती है। वह शब्दकोशों से यदि वह उठाने लगा अपने शब्द, तो वे उसके पाठक को आंदोलित नहीं कर पाएंगे। व्यंग्यकार के लिए यह जरूरी है कि वह उस भाषा में बात करे जो उसके पाठक या उसके श्रोता समझते हैं, जिससे वो जुड़ सकते हैं। व्यंग्य काव्य भाषा नहीं है। व्यंग्य का उद्देश्य एक वृहत व्यापक जनमानस को जोड़ना है। इसलिए आप देखेंगे कि हर अखबार अपने संपादकीय पृष्ठ पर रोज व्यंग्य लेख छापते हैं, पर रोज कविता या रोज अकादमिक लेख नहीं छाप पाते। तो व्यंग्य की पहुंच इसलिए इतनी है कि वह जनमानस से जुड़कर उसकी शब्दावली में उसके मुद्दों पर बात करता है। तो जब मैं लिखता हूं, मेरे साथी लिखते हैं, तो वो उस दिन, उस वक्त समाज में घटित हो रही चीजों को, उन प्रवृत्तियों को पकड़ करके लिख रहे होते हैं। तो वो समाज के असली आईने को, जिसमें समाज जी रहा है, सामने लाते हैं। उन विकृतियों को और विद्रूपताओं को सामने लाते हैं। कई बार धन्यवाद सर। और भाषा का कोई प्रतिबंधन नहीं होता व्यंग में? व्यंग में मैं यदि भाषा का कोई प्रतिबंध लगाऊं कि भाषा बहुत अकादमिक हो, भाषा बहुत कलात्मक हो, भाषा का कला पक्ष हो, भाषा रस सिद्ध हो, तो मैं यह कर सकता हूं। वह एक अकादमिक व्यंग अच्छा हो सकता है, पर वह अकादमिक व्यंग होने के बाद जनमानस तक पहुंच नहीं पाएगा। और व्यंग का जो मुद्दा है कि उसे व्यापक जनमानस तक पहुंचकर अपना काम करना है, वह नहीं हो पाएगा। इसलिए व्यंग की भाषा को सामान्य जन से जुड़कर लिखा जाना बहुत जरूरी है। यदि वह सिर्फ अकादमिक या शब्दकोशिक भावना रही, तो उसकी मार उतनी अधिक नहीं होगी।
जी धन्यवाद सर। अब मैं और हमारे जो अन्य प्रतिभागी साथी हैं, अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके बात कर सकते हैं। जी, मैंने श्री धर्मपाल जैन जी को सुना, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन मेरी एक जिज्ञासा यह है, आजकल जो शोध कार्य हो रहा है, इस शोध कार्य में शोधार्थियों को हम व्यंग्य साहित्य में शोध करने के लिए बहुत कम कहते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है धर्मपाल जी से कि क्या हम प्राध्यापकों का व्यंग्य का अध्ययन कम हो गया है या विद्यार्थियों की व्यंग्य को लेकर जिज्ञासा कम हो गई है? और यदि मान लीजिए हम अपना व्यंग्य को ही भूल जाए, व्यंग्य के प्रति हमारी संवेदना कम हो जाए, तो आगे चलकर समाज की त्रुटियों को या राजनीति की त्रुटियों को, इन विसंगतियों को जनता के सामने लाने के लिए व्यंग्य साहित्यकार को क्या करना चाहिए? सर, मैंने एक साथ आपसे 3 प्रश्न पूछे, क्षमा चाहता हूं, कृपया आप समाधान करें। आप सभी प्राध्यापक गण हैं और आपका यह प्रश्न, इसका मैं इस तरह से उत्तर दूंगा कि यह भारतीय विश्वविद्यालयों का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि वहां जिस तरह से पाठ्यक्रम तय किए जाते हैं उसके पीछे कोई विचार और विमर्श उतना अधिक नहीं होता जितनी उसकी आवश्यकता है। हम वीर गाथा काल से लगाकर आधुनिक काल तक पढ़ाते हैं, पर आप मानक पाठ्य पुस्तकों को उठा करके देख लीजिए, उसमें जो रचनाकार पढ़ाए जा रहे हैं वो 50 साल पुराने रचनाकार समकालीन कहे जाते हैं। ये नहीं कि जो रचनाकार आज लिख रहे हैं, जो समकाल का लेखन है, उस लेखन पर चर्चा हो। शोधार्थियों तक समकालीन लेखन का एक बहुत छोटा सा अंश पहुंच पाता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, टोरंटो विश्वविद्यालय का या कनाडा स्थित विश्वविद्यालयों का जो अंग्रेजी भाषा के पाठ्यक्रम बनते हैं, यहाँ प्राध्यापक गण प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में पिछले 2-3 सालों में छपी प्रमुख रचनाओं को लेते हैं, उन लेखकों से उनकी रचनाओं के कॉपीराइट्स पर बात करते हैं और उनकी एक पाठ्य पुस्तक उस साल के लिए बनाई जाती है। एक पाठ्य पुस्तक 2 या 3 साल तक रहती है जो समकालीन लेखन पर चर्चा करती है, और उसमें जो लेखक या जो रचनाएं ली जाती हैं वो पिछले 5 या 10 साल पुरानी से अधिक पुरानी नहीं होती। तो समकाल का लेखन यदि सामने लाना है तो पाठ्यक्रम निर्धारित करने वाली समितियों को यह तय करना होगा कि क्या वे समकाल में लिखे जा रहे साहित्य से इतने परिचित हैं, वे पुरानी पाठ्यपुस्तकों को पढ़ करके आए हैं, और हर प्राध्यापक ये चाहता है कि उसके पास जो नोट्स उपलब्ध हैं वह अपने पुराने नोट्स जो डॉक्टर नामवर सिंह ने बनाए हों उनके ऊपर से हिंदी पढ़ा देगा। उसे इस बात से इतना सरोकार नहीं है कि पिछले 10 सालों में हिंदी में क्या लिखा गया है, कौन से मुख्य उपन्यास हैं। वो सिर्फ वही प्राध्यापक जानते हैं जो खुद हिंदी साहित्यकार हैं या हिंदी में लिख रहे हैं। हिंदी में इस तरह से 2 तरह के प्राध्यापक हैं, एक वे जो सिर्फ प्राध्यापन करते हैं और दूसरे वे जो प्राध्यापक हैं जो लिखते हैं और जो हिंदी साहित्य को नई विधाओं और परिष्कृत विधाओं में से परिचित कराते हैं। पर ऐसा जो प्राध्यापक वर्ग है वो बहुत सीमित है जो खुद लिखता है और जो साहित्य में आलोचना के क्षेत्र में है। कहानी लिखना, कविता या व्यंग लिखना एक अलग बात है, पर उसकी आलोचना कर, उसकी समालोचना कर विश्वविद्यालयों तक और शोधार्थियों तक पहुंचाना पहला काम प्राध्यापकों का है, दूसरा काम शोध पत्रिकाओं का है। अब आप देखेंगे कि यदि व्यंग की इतनी मांग नहीं होती, यदि व्यंग इतना जुड़ा हुआ नहीं होता, तो क्यों हर अखबार
उसको इतनी प्रमुखता से संपादकीय पृष्ठ पर छाप रहा होता। यदि व्यंग में इतनी शक्ति नहीं है तो क्यों माध्यम, हमारे जितने भी माध्यम हैं उसमें व्यंग इतनी प्रमुखता से छाया होता और कहानी, कविताएं और साहित्य की अन्य विधाएं व्यंग से पीछे छूट जाती। पर व्यंग को जो महत्व विश्वविद्यालयों में मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि व्यंग के गहन विमर्श के प्रति, जो विमर्श व्यंगकार करते हैं उसके प्रति प्राध्यापक गण उतने जागरूक नहीं हैं। और जब डॉक्टर मंजुनाथ ने मुझसे बोलने के लिए आग्रह किया तो मैंने उनसे यही बात कही कि मैं व्यंग पर बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी कई व्याख्यान मालाओं से जुड़ा हुआ हूं जो अकादमिक स्तर की होती हैं, जिन्हें हम आयोजित करते हैं और हम ऐसे मुद्दे उठाते हैं। तो यदि हम 50 साल पुराना साहित्य पढ़ाकर और पढ़कर आज के समकाल के साहित्य की आलोचना करना चाहें और उस पर लिखना चाहें तो यह संभव नहीं है। हमें अपनी दृष्टि उस साहित्य पर लाना होगी जो पिछले 10 सालों में लिखा गया है और विपुल साहित्य लिखा गया है। मैं कथा साहित्य का छोटा सा उदाहरण दूंगा। अब पिछले साल 1920 में हम टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का नाम था विश्वरंग। उसमें विश्व भर के 500 से अधिक हिंदी साहित्यकार थे। 18 खंडों में पिछले 200 सालों में लिखी गई हिंदी की 600 कहानियां उन 18 खंडों में शामिल की गई। मुझे कहते हुए बहुत खेद है कि वह 18 खंड जो एक कहानियों का मानक है, समकाल की कहानियों का, भारत के कई प्रमुख विश्वविद्यालयों में, 8-10 विश्वविद्यालयों को छोड़कर कई विश्वविद्यालयों में नहीं है, जबकि शोधार्थियों तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। मैं किसी एक किताब का या एक खंड का नाम नहीं ले रहा, मैं उस मानसिकता की ओर को उजागर कर रहा हूं कि पाठ्यक्रम निर्धारण करने वाली समितियों में समकाल के साहित्य के प्रति वह चेतना नहीं है जो उनसे अपेक्षित है। और मेरे प्राध्यापक बंधु इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे कि सारा दायित्व उन पर है कि वो इस समकाल के साहित्य को, वो चाहे हिंदी का हो, कन्नड़ का हो, तेलुगु का हो, तमिल का हो, बांग्ला का हो, उसे फैलाने का और वर्तमान पीढ़ी से उसे अवगत कराने का प्रमुख दायित्व उनका है। यह काम उनका है। यदि हिंदी या भारतीय भाषाएं इतनी पिछड़ी हुई हैं तो वह इसलिए हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय इसके प्रति सचेत नहीं है। और मैं आग्रह करना चाहूंगा डॉक्टर मंजुनाथ, डॉक्टर तिवारी और डॉक्टर पांडे के माध्यम से कि विश्वविद्यालय इस दिशा में सोचें। हमने कई बार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को लिखा, मैंने कई विश्वविद्यालय के कुलपतियों से बात की और उनके सामने मुद्दे उठाए कि वो ये इस तरह के पाठ्यक्रम जब शामिल करते हैं तो व्यंग पर वे आलोचनाओं को शामिल क्यों नहीं करते, व्यंग पर पे विमर्श जो हो रहे हैं उनको शामिल क्यों नहीं करते। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया और मैं सारे व्यंगकार साथियों की ओर से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमारी दुखती रग पर हाथ रखा है कि विश्वविद्यालय क्यों कर इतनी गंभीर विधा को छोड़ रहे हैं। जी धन्यवाद सर। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही कि किस ये जो व्यंग्य को लेकर एक सन्नाटा है अकादमिक जगत में, और उसको लेकर आपने बहुत महत्वपूर्ण जगह पर इंगित किया पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले आचार्यों पर। और जो समकाल के साहित्य को रखने की बात है तो 1975 से लेकर जब हम समकालीन कविता की बात करते हैं तो भारत में आपातकाल से लेकर इधर पूरा समकालीन उसे कहा जाता है। और उस समकालीन कविता के नाम पर, समकालीन कहानी के नाम पर वो लगातार जो है चलता आ रहा है। यद्यपि ये मुश्किलें हैं और ये गहन विमर्श की जरूरत बनी हुई है कि हम पाठ्यक्रम निर्माण किस तरह से करें। क्या हम पहले के पूर्ववर्ती जो साहित्यकार हैं उनके कितने अंशों को लें, कितने हम इधर के लें, क्योंकि हिंदी में बहुत लिखा जा रहा है, विपुल परिमाण में लिखा जा रहा है।
पर आपकी इस बात से मैं 100% सहमत हूं कि इस पर गहन विचार विमर्श की जरूरत है। और भारतीय विश्वविद्यालयों में जैसा आपने कहा कि इसकी भारी कमी है, तो इसमें बहुत सारे जो है विद्वान मनीषी जुड़े हुए हैं जो विश्वविद्यालय के आचार्य भी हैं, तो वो भी सुन रहे हैं। डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी कर्नाटक राज्य हिंदी प्राध्यापक संघ के अध्यक्ष भी हैं। ये बहुत सही फोरम पर आपने बात कही है और मैं समझता हूं कि सही जगह पर ये आपने लक्षित किया है। तो और हमारे प्रतिभागी साथियों में से अगर कोई प्रश्न किसी का है तो हम लेंगे, अन्यथा समापन की तरफ ले चलेंगे कार्यक्रम को। अगर किसी के कुछ सवाल हैं, जिज्ञासाएं हैं, तो आप अपना माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान सर ये आज का रहा है आपका, और ये चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, इसे गंगा कावेरी व्याख्यानमाला यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी किया जाएगा, तो इसलिए ये बार बार सुना जाने वाला व्याख्यान है। मैं इसकी महत्ता इस रूप में समझ रहा हूँ, और इसमें कई विचार सूत्र आपने दिए हैं जो बाद में पाथेय का काम करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। तो मैं ये मानते हुए कि प्रश्न शेष नहीं है और आपने इतने समेकित ढंग से प्रस्तुत किया है कि बहुत कुछ चिंतन मनन के लिए तो है, लेकिन पूछने के लिए कम है। तो डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आज में जो कार्यक्रम में जुड़े हुए प्रतिभागीगण हैं और हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, सभी के प्रति आप धन्यवाद ज्ञापन करके कार्यक्रम को समाहार की ओर ले चलें, समापन की ओर। धन्यवाद तिवारी जी, धन्यवाद है तो मुझे अवसर देने के लिए। तो मित्रों, जैसे कि हमने सुना है, आज का व्याख्यान व्यंग्य के सरोकार और आज का व्यंग्य लेखन। कोई भी व्यंग्य हो, समाज से सरोकार उस लेखन में होना चाहिए, नहीं तो वह समाज से जुड़ा हुआ नहीं माना जाता है। और आम आदमी से अगर संबंधित विषय होता है तो वह समाज से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो आज की इस व्याख्यान में व्यंग्य की परिभाषा किस प्रकार की होती है, व्यंग्य क्या है, और व्यंग्य के कुछ पहलुओं का आपने अपने व्याख्यान में उल्लेख किया है। उल्लेख करते हुए कई जो रचनाएं जो है, रचनाओं का आपने हमारे सामने जो प्रस्तुतिकरण भी किया है। तो आज के इस 65वें गंगा कावेरी व्याख्यान माला में जुड़ करके अपना विषय व्यंग्य के सरोकार और आज का व्यंग्य लेखन, इस विषय पर आपने अपनी बात रखी है। और इसके लिए मैं अपने कॉलेज की ओर से और SLBS कॉलेज गोंडा उत्तर प्रदेश की ओर से और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ की ओर से और सभी प्रतिभागियों की ओर से भी मैं आपको हृदय से आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, आपने मुझे अवसर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। क्योंकि सुदूर आप अभी टोरंटो में 8 बज रहा होगा शायद, सुदूर जी अब 8:45 बज रहे हैं। 8:45 बज रहा है। तो कनाडा में से वहां से जुड़ करके हमारे साथ आपने अपना विचार साझा किया है, तो इसके लिए मैं अपने संघ की ओर से, अपनी निजी ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और इसके साथ हमारे इस व्याख्यान माला में जो उत्तर से लेकर के दक्षिण से बहुत से जो प्रतिभागी बंधु, अध्यापक और शोधार्थी बंधु जुड़ते रहते हैं, छात्र मित्र भी जुड़ते रहते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। दक्षिण से लेकर के उत्तर से उत्तर तक जो जितने भी प्रतिभागी बंधु जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं इस व्याख्यान मंडल के आयोजक मंडल की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं। सभी को धन्यवाद। और इसके साथ हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारा योगदान मतलब सहयोग दे रहे हैं हमारे कॉलेज के प्राचार्य और SLBS कॉलेज गोंडा वहाँ के प्राचार्य,
और वहाँ के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र, इन सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। और उसके साथ जितने भी प्रतिभागी बंधु प्रतिभागी बन करके जुड़े हुए हैं, आज का इस व्याख्यान माला में जुड़े हुए हैं और हमारा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, जिसके प्रतिभागी बंधु मतलब प्राध्यापक, शोधार्थी मित्र, छात्र मित्र, इन सभी को मैं साधुवाद देता हूँ। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद ज्ञापन हेतु मित्र डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी को भी धन्यवाद। और बहुत महत्वपूर्ण बातें हो चुकी हैं, इनको सहेजने और संभालने की ज़रूरत है। मैंने जो बात कही थी सर के वक्तव्य के बाद, मैं उसे पुनः दोहराना चाहता हूं कि अगर हृदय में व्यापक मानवीय संवेदना नहीं है, ये तो एक प्रविधि है, कोई भी साहित्य रूप हो सकता है, उसमें व्यंग्य बहुत असरदार तरीके से संप्रेषित होता है, लेकिन पहली शर्त यही है कि व्यापक मानवीय संवेदना हो हमारे अंदर। अगर हम वस्तु पक्ष तो वहीं से आएगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम लोगों के दुख से दुखी नहीं होते हैं और व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम प्रतिबद्ध नहीं हैं, चाहे वो चीज हमें उद्वेलित नहीं करती है, तो एक व्यंग्यकार के रूप में हम क्या रचेंगे हमें नहीं पता है। फिर वो आपने जो इशारा किया है कि विदूषक हम नहीं हैं, यानी व्यंग्यकार मनोरंजन करने वाला वो नहीं है, तो पहली शर्त यही है। और बहुत सारी बातें हुई हैं तो बहुत मंथन इस पर हो सकता है। सर मैं आपके प्रति पुनः आभार व्यक्त करता हूं और समस्त प्रतिभागी विद्वज्जन, प्राध्यापक साथी, साहित्यकार और शोधार्थी, विद्यार्थी सबके प्रति मैं विनयान्वित हूं कि आप इस सारस्वत परिचर्चा में सम्मिलित हुए और हमारे इस आज के व्याख्यान को सफल बनाया। आप सभी के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।